हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद नोबिता। मेरा नाम दीपक है। मैं NISM 5A चैप्टर 10 का पार्ट 2 ले आया हूं, जिसमें हमने रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने चैप्टर 10 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। चैनल पे है प्लेलिस्ट, उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे रीसेंट वीडियोस में भी मिल जाएगा, जिसके बारे में हम उसमें हमने सिर्फ रिस्क के बारे में किया है, वह डिस्कस किया है, और उसके बारे में MCQs है। और इस चैप्टर में रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड को एक्सप्लेन करके उसके बारे में हमने MCQs रखा है, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी मिल जाए। और अगर आप NISM का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप अगर मेरे सारे वीडियोस देख लेंगे तो भी आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम्स में पास होने के लिए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक का हम पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 10 तक अब कंप्लीट करके डाल दिया हुआ है विद MCQs। तो प्लीज उसको आप जाके देख लीजिएगा, कंप्लीट देखिए, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में PPT बनाया है, ताकि आपको पूरा PDF पढ़ना ना पड़े और आप इजिली कंप्लीट एग्जाम में पास होके और आपके मेजर कंसेप्ट है ना क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी स्कीम्स। तो हमने ना जो चैप्टर 10 का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा था रिस्क के बारे में, कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, राइट। तो अभी ये पूरा 10th चैप्टर जो है वो रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स के बारे में है, राइट। परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो रिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आई है रिटर्न्स के बारे, ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं कोई भी इक्विटी स्कीम के या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के। तो उसके बारे में एक एक जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी स्कीम के परफॉर्मेंस को क्या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो इक्विटी स्कीम का क्या मतलब होता है, जब जिसमें 65% ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्टॉक्स, उसी को बोलते हैं हम इक्विटी स्कीम, ठीक है। मिनिमम 65% और मैक्स, और फिर उसके बाद जो भी बचा कुचा पैसा वो कहीं भी म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इक्विटी जो है ना, इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है ना जो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ के हिसाब से ही पैसा बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ रिटर्न्स कैसे मिलते हैं इन्वेस्टर को, वो जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक ऐसे असेट में लगाता है जिसमें अप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू में ग्रोथ हो। सो इक्विटी स्टॉक्स है ना एक ऐसा असेट है जिसमें ना अगर आप पैसा लगाओ तो ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर असेट क्लासेस, ठीक है। बट यहाँ रिस्क भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर रिस्क कैसे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफाइंड या फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होते हैं। यहाँ पर है ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये वोलेटिलिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं ना वो लिंक्ड है किसके साथ, अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। अभी आप जो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स किसका है, किसी ना किसी कंपनी का है, करेक्ट। तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ उनकी आएगी, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अर्निंग्स नहीं हो रही है उनकी, तो आपको नहीं मिलेगा रिटर्न्स, खराब रिटर्न्स मिलेंगे, या लॉस में भी आप जा सकते हो। अब इधर क्या हो जाता है ना कि हर बिजनेस जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और है ना अपने इन्वेस्टर्स को उतना पैसा, मतलब इतना रिटर्न्स बना के नहीं दे पाता। इसी वजह से ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ना बिजनेसेस को एनालाइज करें और उसके प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी स्कीम या इक्विटी स्टॉक्स। अब यहाँ पर है ना इन्वेस्टर्स को तो इवेल्युएट करना पड़ेगा बिजनेसेस को, ताकि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, या फिर उन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो वर्दी रहे, समझ मतलब ऐसा रहे कि हाँ सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर ना कैसे रिटर्न्स निकालने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है। तो सबसे पहला होगा, आपको अगर आपको ना यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स, मतलब सुपीरियर रिटर्न्स निकालने हैं, या फिर बेंचमार्क के इतना रिटर्न्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना फंड मैनेजर क्या करता है ना, वो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है जो ना डिफरेंट होता है बेंचमार्क से, ठीक है। अब उसका जो एंटायर पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें दो स्ट्रैटेजीज का यूज होता है। पहला स्ट्रैटेजी होता है सिक्योरिटी सिलेक्शन का, और दूसरा स्ट्रैटेजी होता है मार्केट टाइमिंग का। अब सिक्योरिटी सिलेक्शन में क्या होता है ना कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटीज को मतलब खरीदा जाता है जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा स्ट्रैटेजी होता है गुड टाइमिंग, मतलब सही टाइमिंग पे उस स्टॉक्स को खरीदना जरूरी होता है। अगर आपने ऑलरेडी हाई टाइमिंग, जब एक स्टॉक बहुत ही ऊंचा जा चुका है प्राइसिंग में, और तब उस टाइम पे खरीदते हो, तो मे बी वो करेक्ट हो सकता है, कल जाके उसकी प्राइस गिर सकती है और आपको लॉस हो सकता है। तो वहां पर टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं चीजों को ना हम समझने के लिए ना, वो फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे फैक्टर्स हैं, उन्हीं चीजों को हम समझने के लिए हम कुछ कुछ एनालिसिस करेंगे, और क्या एनालिसिस लगता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम अगले स्लाइड्स में हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा आता है अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम EPS के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसको हम PE रेशियो के नाम से भी जानते हैं। प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज PEG। बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड। इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, अब दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रोथ या वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिर पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये सारे ना एनालिसिस या रेशियोज या फिर स्टाइल्स को है ना अब अगले स्लाइड्स में हम अच्छे कर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक एक करके।
सबसे पहला आता है फंडामेंटल एनालिसिस, द क्वालिटेटिव अप्रोच टू डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट. It involves analysis based on economy, industry, market, financial statements, competitors, news reports, management, etc. Long-term investment decisions are best taken through fundamental analysis. So सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कोई इक्विटी स्टॉक्स होते हैं ना, तो इक्विटी शेयर्स में ना दो तरीके के एनालिसिस होते हैं. एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको हम क्वालिटेटिव अप्रोच बोलते हैं, बिकॉज इसमें ना एक स्टॉक का या एक कंपनी का ना इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है. तो समझिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एकदम रियल वैल्यू. जब आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट में कोई एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल हम टाटा मोटर्स को ले लेते हैं. टाटा मोटर्स अभी समझो 600 रुपए पर शेयर चल रहा है अभी मार्केट में, बट क्या वो रियल प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्या वो जस्टिफाई कर पा रहा है? तो वहां पर क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में तो लोगों के इमोशंस, लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. कभी कभी ओवर वैल्यू हो जाता है, कभी कभी अंडर वैल्यू हो जाता है. बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जो रियल वैल्यू होना चाहिए एज पर द कंप्लीट कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंड ऑल, और इंडस्ट्री रिसर्च के हिसाब से, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, वो बताता है रियल वैल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू. तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहला पॉइंट है, क्वालिटेटिव अप्रोच किस चीज के लिए, इंट्रिंसिक निकालने के लिए. दूसरा, इस क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या क्या किया जाता है. तो यहाँ पर जो एनालिसिस है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होती है. पहले इकोनॉमी को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है कि इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है, क्या वो ग्रोथ हो रहा है, किस परसेंट से ग्रो हो रहा है, कौन से सेक्टर्स को फेवर करेगा. फिर आता है इंडस्ट्री. अभी अगर इकोनॉमी अच्छा चल रहा है तो फिर कौन सी इंडस्ट्री को फोकस करने वाले हैं, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, उसमें ही इन्वेस्ट करने का सोचता है सबसे ज्यादा फंड मैनेजर. ठीक है. फिर मार्केट, मार्केट का अभी कंडीशंस क्या चल रहा है, कभी बाहर के वॉर की वजह से या कोई ना कोई चीजों की वजह से मार्केट के डिसीजंस बहुत बार इंपैक्ट होते हैं. जैसे इलेक्शंस का टाइम आता है, मार्केट के डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं. सो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मार्केट. उसके बाद जब आपको उसमें से कंपनी मिल जाती है उस इंडस्ट्री में से कि कौन सी कंपनी के ऊपर आपको मन है इन्वेस्ट करने का, या आपने 3-4 कंपनी ढूंढ ली, तो उसके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या ये कंपनी हर साल अच्छे प्रॉफिट दे पा रही है, क्या ये अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बेटर परफॉर्म कर पा रही है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स में वो अच्छा कर रही है या लॉस भी हो रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि कभी एक क्वार्टर, दो क्वार्टर अगर खराब परफॉर्म कर ले कंपनी तो इसका मतलब वो अब डूबने वाली है, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी टाइम खराब भी होता है कंपनीज का. एंड फिर अगर, हाँ, 3-4 साल अगर बराबर लॉस लॉस पे लॉस आता जा रहा है, तब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वहां टूटता है. अदरवाइज इन्वेस्टर्स भी वेट करते हैं कंपनी के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे. इवन फंड मैनेजर्स भी भरोसा दिखाते हैं. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा जाता है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मार्केट, फिर कॉम्पिटिटर्स. अभी एक कंपनी आपने ढूंढा, उसके ऊपर एनालिसिस किया, लेकिन उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी तो होंगे. तो टाटा मोटर्स का कोई तो कॉम्पिटिटर होगा, उसके 2-3 कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज किया जाता है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है. ठीक है. फिर इन कंपनीज के ऊपर न्यूज रिपोर्ट्स क्या आ चुकी है, कभी कोई फ्रॉड किया है कि नहीं, इस कंपनी की तरफ से कोई हुआ है कि नहीं, या कोई भी इंक्वायरीज चल रही है कि नहीं इस कंपनी के ऊपर. ठीक है. फिर आता है मैनेजमेंट. अब इस कंपनी को जो चला रहे हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन बैठे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट है, उनको एक्सपीरियंस कितने साल का है, उन्होंने कहाँ कहाँ इसके पहले काम किया है, उन्होंने आज तक जहां जहां काम किया उन्होंने कैसा किया है. तो जैसे अभी टाटा सन्स में अभी जो बैठे हैं वो एन चंद्रशेखरन बैठे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है. सो इस वजह से ना टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं और जितने भी उनके स्टॉक्स हैं ना, वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत अच्छा बैठा हुआ है. ठीक है. फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ट टेकन थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस. अगर कोई फंड मैनेजर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है ना, सो फंडामेंटल एनालिसिस से क्या पता चलता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए पता चलता है कि ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में या उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं. इसीलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में बहुत ईजी होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में. और ये याद रखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस को क्वालिटेटिव अप्रोच भी बोला जाता है. फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस. ये डिफरेंट टाइप का एनालिसिस होता है. इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, मार्केट, कॉम्पिटिटर्स और मैनेजमेंट को ना इतना फोकस नहीं किया जाता है. यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है, यहाँ पर फोकस किया जाता है पास्ट प्राइस बिहेवियर. तो अभी स्टॉक मार्केट में क्या है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं. किसी को लगता है ये सही टाइम है बेचने का, किसी को लगता है ये सही टाइम है खरीदने का. तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. तो आज तक ना टेक्निकल एनालिसिस में ना चार्ट होते हैं, चार्ट्स होते हैं कैंडल स्टिक्स के. तो उससे पता लगाया जाए कि मंथ ऑन मंथ या फिर ईयर में ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट लेवल है, कि इसके नीचे गिरेगा कि नहीं, इसके ऊपर जाएगा कि नहीं, ब्रेकआउट कहाँ होने वाला है. वो कुछ मतलब इंडिकेटर्स लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये ट्रिगर होने के बाद बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. तो ये सारी चीजें ना एनालिस्ट है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनके जो एनालिस्ट होते हैं, वो चेक करते रहते हैं टेक्निकली कि सब कुछ मतलब जो पास प्राइस बिहेवियर है उसके बेसिस पे, और वॉल्यूम पैटर्न्स. वॉल्यूम पैटर्न्स का मतलब होता है कि इस स्टॉक में
पिछले एक मंथ में या पिछले 2 दिनों में कितने लोगों ने खरीदा है या बेचा है। इससे भी एक आइडिया लगता है कि इन्वेस्टर्स का अभी मेंटालिटी क्या चल रहा है। सो इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि बाई करना चाहिए कि नहीं, या सेल करना चाहिए कि नहीं, ये सही टाइम क्या है करने का, बाई करने का या सेल करने का। ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल एक क्या बन गया, क्वांटिटेटिव अप्रोच। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस क्वालिटेटिव अप्रोच है, टेक्निकल एनालिसिस बन जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, याद रखिएगा। ठीक है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हुए लोग क्या करते हैं पता है, शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटिव डिसीजंस लेते हैं। स्पेक्यूलेशन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर कोई जरूरी तो नहीं है ना जो पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट प्राइस बिहेवियर रहा है उसी पे फ्यूचर भी चले। ऐसा कुछ होता नहीं, कभी कोई न्यूज आ गई, कभी कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो जो पास्ट प्राइस बिहेवियर है, अगर उसने बताया था कि ग्रोथ होने वाला है यहाँ से, और वो उल्टा भी जा सकता है, इसीलिए इसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। और स्पेक्यूलेशन पे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, विच इज वेरी रिस्की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लाइक स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल। करेक्ट। सो ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होता है। बहुत सारे ना स्मार्ट फंड मैनेजर्स क्या करते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस को ना यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, और कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन से स्टॉक्स अच्छे होने वाले हैं उसको डिसाइड कर लेते हैं पहले। फिर टेक्निकल एनालिसिस करके ना कौन सा टाइम उस स्टॉक को खरीदने का बेस्ट होगा या बेचने का बेस्ट होगा उसको यूज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक्स अच्छा मिल जाएगा, एंड टेक्निकल एनालिसिस से क्या मिल जाएगा, सही टाइम उसको खरीदने का और बेचने का। सो ये कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं, इस वजह से उनके डिसीजंस और बेटर निकल के आते हैं। फिर आता है रेशियोज। अब ये ना जो रेशियोज का मैं समझ लीजिए अब एक एक करके शुरू हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल और टेक्निकल तो आप समझ गए, बट कुछ रेशियोज भी होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो बहुत काम के होते हैं। सो पहला आता है अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम ईपीएस के नाम से भी जानते हैं। तो अर्निंग्स पर शेयर, इसका नाम से ही मतलब पता चल रहा है, जिसको हम अभी मैं समझाता हूँ। दिस टेल्स इन्वेस्टर्स हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी अर्नड फॉर ईच इक्विटी शेयर दैट दे ओन। मतलब कंपनी ऐसा बोलना चाह रही है कि आप इन्वेस्टर्स के पास जितना भी शेयर्स है, तो पर शेयर जो आपके पास होगा ना, एक शेयर जो है उसके बेसिस पे कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है उस शेयर पे, मतलब प्रॉफिट कितना कमा के दे रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसको ना मैं आपको बता भी दूंगा ये कहां कहां मिलता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कहां मिलेगा, आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा। करेक्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं ना कंपनीज के, हर एक कंपनी का, उसमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में अभी जितने भी शेयर्स फ्लोट किए जा रहे हैं ना, जितने भी इन्वेस्टर्स के पास है उसका टोटल वो कितना है, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है बाहर, मतलब कितने में कितना फ्लोट कर रहा है। सो समझिए मैं टाटा मोटर्स का यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, इसको एग्जैक्टली मत समझिएगा कि मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, समझिए टाटा मोटर्स का 2022-23 में 2400 करोड़ आया, 2400 करोड़ रुपए उनका प्रॉफिट आया है। ठीक है। आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद 2400 करोड़। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग उनके हैं 300 करोड़। ठीक है। मतलब 300 करोड़ उनके शेयर्स अभी मार्केट में है, और 24,000 करोड़ उन्होंने अभी प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो अगर मैं 24,000 करोड़ को डिवाइड करूंगा 300 करोड़ से, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 रुपीज। राइट। तो यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर क्या हो गया, 8 रुपीज। तो मतलब यहाँ पर कंपनी हर एक शेयर पे आपको 8 रुपए का प्रॉफिट कमा के दे रही है। सो इससे पता चलता है ईपीएस क्या है चल रहा है। ठीक है। अब ये ईपीएस का यूज करके एक बहुत ही अच्छा रेशियो भी निकल के आता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है। सो आई होप ये अर्निंग्स पर शेयर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी आपको पर शेयर के लिए कितना कमा के दे रही है इन्वेस्टर्स को। ठीक है। फिर आता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसको हम पी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है मार्केट में, सबको पता होता है आजकल पी रेशियो के बारे में। अगर वो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सुना तो होगा ही। अब ये पी रेशियो क्या बताता है, इट सजेस्ट हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ कंपनीज अर्निंग्स। ठीक है। मतलब पी रेशियो का मतलब क्या होता है, हर 1 रुपए के लिए ना जो कंपनी कमा रही है, उसके लिए है ना इन्वेस्टर्स कितना पे करने को रेडी है। तो अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है और उसका पी रेशियो चल रहा है 3 रुपए, मतलब कंपनी के 1 रुपए कमाने के पीछे आप 3 रुपए लगाना चाह रहे हो। ठीक है, वैसा वाला बात हो गया। तो हायर द पी मोर एक्सपेंसिव द स्टॉक, जितना पी रेशियो हायर होगा उतना ही एक्सपेंसिव होता है वो स्टॉक। और अ हाई पी रेशियो कुड मीन दैट a company stock is overvalued because the investors are expecting higher growth rate in future. So जब P ratio हाई हो जाता है ना, एकदम हाई हो जाता है, क्या पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर वैल्यू हो चुका है, मतलब उसको बहुत ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया गया है। अब इसका एक रीजन हो सकता है कि इन्वेस्टर्स ना उस कंपनी पे भरोसा करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर भरोसा करते हैं, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हायर ग्रोथ इसमें मतलब एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। इसी वजह से हाई पी रेशियो उनको मिलती है। ठीक है। अब पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर।
अभी अर्निंग्स पर शेयर तो आपने समझिए ऊपर ही निकाला था, राइट, ईपीएस 8 रुपीज का। अब ना मार्केट प्राइस पर शेयर को भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब है हर एक शेयर का प्राइस, स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी टाटा मोटर्स का अगर प्राइस समझो 600 रुपए चल रहा है, डिवाइडेड बाय हमने जो ईपीएस निकाला, अर्निंग्स पर शेयर निकाला, वो 8 रुपए। तो अगर 600 को हम 8 से डिवाइड करें तो जो भी आएगा वो हमारा पी रेशियो बन जाएगा। तो ऐसा जनरली में कहा जाता है, मैं आप गारंटी नहीं है बट ऐसा कहा जाता है कि अगर 30-40 पी रेशियो तक कोई स्टॉक है तो ठीक ठाक है, बट अगर 30-40 पी रेशियो को कोई क्रॉस करके ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब अब वो उस कंपनी का स्टॉक है ना हाई होने लगा है या ओवर वैल्यूड होने लगा है। कभी कभी तो किसी किसी स्टॉक का पी रेशियो 80-90 तक चला जाता है, मतलब ये कितना ओवर वैल्यूड हो जाता है, जैसे इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस एंड ऑल। ठीक है, सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का मतलब आप समझ गए होंगे, राइट, कि इन्वेस्टर्स हर 1 रुपए जो कंपनी कमा रही है उसके लिए कितना पे करने को रेडी है उस स्टॉक के पीछे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि जब आप ईपीएस निकालेंगे तो ईपीएस का यूज कहां आने वाला है, आपको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के फॉर्मूला में। सो दोनों भी अगर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, चलिए फिर फिफ्थ पे बढ़ते हैं, जो कि है प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीईजी रेशियो। हमने लास्ट स्लाइड में बात किया था पी रेशियो के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हाई पी रेशियो है इसका मतलब कंपनी के ग्रो होने का चांसेस ज्यादा है, ऐसा इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये सच हो, क्योंकि अर्निंग्स अगर कंपनी की खराब है, जस्ट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगी, दैट इज नॉट अ राइट स्टोरी। यहाँ पर है ना कंपनी को है ना प्रॉपरली चेक करना जरूरी है कि कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ चल रही है या एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो पी रेशियो को जस्टिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या पी रेशियो उसको जस्टिस दे रहा है कि नहीं। इसी वजह से पीईजी रेशियो आया इन पिक्चर। सो पढ़ते हैं इसको। इट कंपेयर्स पीई ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक विद कंपनीज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट। इट सजेस्ट वेदर अ कंपनी हाई पीई reflects an excessively high stock price in market or is a reflection of company's promising growth prospect। ठीक है, तो पीईजी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब पीई रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट, ये उसका फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू इसको निकाला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट बुक वैल्यू पर शेयर, जिसको हम बीवी भी बोलते हैं। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच ईच शेयर इज वर्थ एज पर द कंपनीज ओन बुक ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें क्या होता है ना कि अभी तक हमने पी रेशियो देखा, अर्निंग्स पर शेयर देखा, पीईजी रेशियो देखा। ठीक है, अब बुक वैल्यू ऑफ एनी कंपनी इज द नेट वर्थ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अभी बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू में कैसा होता है, कंपनी का बुक वैल्यू निकालने के लिए ना उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उसके असेट से जब उसको माइनस करते हैं, मतलब जब लाइबिलिटीज पूरा पे ऑफ हो जाता है एंड असेट्स जो भी है उसको माइनस, मतलब असेट्स जितने भी है उसमें से लाइबिलिटीज को जब माइनस कर देंगे तो जो नेटवर्थ आता है ना उसको ही हम बुक वैल्यू बोलते हैं। इसका क्लियर मतलब क्या है कि कल अगर जाके कंपनी को बेचना पड़े फॉर एनी अनसर्कमस्टेंसेस या कुछ भी, कंपनी को अगर बेचना पड़े तो बुक पे उस चीज की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे अगर उसको बेचना पड़े तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा। सो इसी को बोलते हैं, नेटवर्थ को ही बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर, तो हम बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो जब हम ये करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। मतलब समझो अगर कोई बुक वैल्यू है 100 रुपए का, ठीक है, अगर हम उसको पर शेयर बनाएंगे नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें पर शेयर के हिसाब से मिल जाएगा कि एक एक शेयर का बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, आजकल तो ये सारे रेशियोज का जो नंबर है ना वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल मिलता है। ठीक है, रेडीमेड, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वजह से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर समझाने में। ठीक है, फिर आता है प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीबी रेशियो। ये भी एक अच्छा रेशियो है। ये क्या करता है ना कि हमने बुक वैल्यू तो निकाल लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लिया, करेक्ट, कितना मतलब मार्केट है ना उस बुक वैल्यू, एक एक शेयर जो है जिसका बुक वैल्यू हमने निकाला है उसके लिए कितना पे करने को रेडी है। ठीक है, तो इट मेजर्स हाउ मच इज द मार्केट विलिंग टू पे फॉर मेजर्ड बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। It takes into account book value per share, which is calculated as book value divided by number of shares outstanding. So price to book value मतलब पीबी रेशियो का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब जो शेयर्स का पर शेयर का मार्केट प्राइस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस अगर 800 रुपए पे चल रहा है तो उसका पर शेयर मार्केट प्राइस क्या हो गया, 800 रुपए, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अगर बुक वैल्यू उसका है 300 रुपए तो 800 डिवाइडेड बाय 300, तो फिर हमें पीबी रेशियो मिल जाएगा। ओके, सो एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है और एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, तो अगर आप लाइन से जैसे मैंने समझाया वैसे याद रखेंगे तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। खाली आप मीनिंग समझ जाइए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर आता है डिविडेंड यील्ड। दिस इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द पे आउट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी इन परसेंटेज for each rupee of investment in the share. Since dividends are not guaranteed or fixed, investors who are particular about receiving payouts look at the trend in dividend yields over a period of time. यहाँ पर डिविडेंड यील्ड को ना हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, पर शेयर जो है ना डिविडेंड कितना दिया गया और उसका जो स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है
स्टॉक प्राइस है वो कितना चल रहा है, उससे हमें डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर, समझो अभी पर शेयर है ना, आईटीसी कंपनी ने पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए का, ठीक है, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आईटीसी का भी समझ लो प्राइस चल रहा है 200 रुपए, तो 10 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम कर देंगे तो जो भी परसेंटेज में आंसर आ रहा है वो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हमारा बच जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम आता है जब आप किसी भी कंपनी को एज ए डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद मतलब उसमें इन्वेस्ट करते हो ना किसी भी स्टॉक में, तब ये बहुत काम आता है डिविडेंड यील्ड को समझना। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सो ना मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो आजकल मार्केट में है ना वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इन्वेस्ट किया जाता है हाई ग्रोथ स्टॉक्स में, जिस स्टॉक से जिस कंपनी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना कि वो मच फास्टर रेट से ग्रो होगा या बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर दिख रहा है, उसमें ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना ताकि जल्दी जल्दी पैसा डबल हो। ठीक है, stocks of companies that are likely to grow much faster than the market, stock prices are highly valued। obviously अगर किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक से हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका स्टॉक्स का डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा प्राइस पे उसका सेलिंग शुरू हो जाता है और उसके प्राइस हाईली वैल्यूड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो बजाज फाइनेंस मार्केट में बहुत महंगा शेयर बिक रहा है क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी अगर हम बजाज फाइनेंस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने जाए बाई डीएलएम प्रोसेस, ठीक है, डीएलएम मेथड, तो ऑटोमेटिकली है ना मार्केट वैल्यू उसका हमेशा ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या बताया था मैंने, रियल वैल्यू। और मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो हम स्टॉक्स बाई सेल करते हैं ना हमारे इन्वेस्टर्स के एनालिसिस इमोशंस के बेसिस पे, हमारे ऑप्टिमिस्टिक चीजों की वजह से, तो वो मार्केट वैल्यू को डिसाइड करता है। ठीक है, फर्दर इन द इवेंट ऑफ अ मार्केट करेक्शन, लेकिन एक चीज इसमें प्रॉब्लम भी है कि अगर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल की वजह से अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हो और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, वो भी इंट्रेंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इन द इवेंट ऑफ करेक्शन लाइक कोविड आया था, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, रिसेशन आता है, उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट करेक्ट होना शुरू होता है। उस टाइम पे यही स्टॉक सबसे ज्यादा डिक्लाइन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ओवर वैल्यूड हो गया है कोई भी चीज तो उसको गिरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, such stocks typically feature high PE and PEG ratios, और उसको हम ग्रोथ स्टॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। फिर एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो कम लोगों के द्वारा अप्रोच किया जाता है क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इस पे ट्रस्ट करना भी उतना, बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है लोगों को। अगर जब तक कोई इन्वेस्टर या कोई एनालिस्ट हो जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इसके बारे में बताए, तब तक ही लोग इन्वेस्ट कर मतलब इस पे विश्वास कर पाते हैं और इन्वेस्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज एन अप्रोच ऑफ पिकिंग अप स्टॉक्स व्हिच आर प्राइस्ड लोअर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब अगर किसी भी स्टॉक पर शेयर की प्राइस है 200 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, रियल वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अभी वो मार्केट में 150 रुपए में मिल रहा है पर शेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी है जो स्टॉक मतलब मार्केट में जितने भी लोग हैं उनको पसंद नहीं आया है, या उन्होंने वो चीज अभी तक बोलते हैं ना अभी तक पकड़ी नहीं है कि यार ये चीज इसमें बात है, बोलते हैं ना कोई चीज टैलेंट उस कंपनी का पकड़ा नहीं गया है अभी तक। होता है ना कि कोई क्लास में एक बंदा होता है या बंदी होती है जिसके अंदर एक टैलेंट होता है बट वो अभी तक सामने खुल के नहीं आया है, जिसकी वजह से उसको वो ग्रोथ या उसको वो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, वैसे ही स्टॉक को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। सो ऐसा ही एक स्टॉक मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो आईटीसी करके है हमारे मार्केट में, जिसको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी फिर करीबन 6 महीने से उसको वैल्यू मिलना शुरू हो गया एंड वो ग्रो होना शुरू हो गया है। ठीक है, मार्केट ने उसको एक वैल्यू देना शुरू किया है। सो यहाँ पर क्या होता है, द बिलीफ इज दैट द मार्केट हैज नॉट अप्रिशिएटेड सम एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू इन अ कंपनीज शेयर एंड हेंस इट इज चीप। व्हेन द मार्केट रिकॉग्नाइजेस द इंट्रिंसिक वैल्यू देन द प्राइस वुड शूट अप। उसी को हम बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स। तो जैसे ही आईटीसी के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, आईटीसी अपना रिजल्ट अच्छा पोस्ट करने लगा और उसकी ग्रोथ प्लान थोड़ी स्ट्रांग दिखने लगी मार्केट को, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आईटीसी 200 के रेंज में जो चल रहा था आज वो 400 के रेंज को टच कर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर डबल हो गया। सो ऐसा ही होता है वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट, वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं उस पर लोगों को उतना भरोसा नहीं होता, इसी वजह से जो भी उसको खरीदता है अगर उसका एनालिसिस सही था तो शूट करके अच्छा पैसा बना सकता है। ग्रोथ स्टाइल में क्या है कि पैसा बनता है, लेकिन फिर वही होता है कि मार्केट करेक्शन के टाइम सबसे ज्यादा डिक्लाइन भी उसी में देखने मिल सकता है, बिकॉज वैल्यू स्टाइल में डिक्लाइन देखने को इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज वैल्यू स्टाइल में ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ही है स्टॉक का प्राइस, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ज्यादा लोग इन्वेस्टेड ही नहीं है, तो उसको बेचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है।
अब बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच के बारे में, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या फिर एनालिस्ट्स करते हैं बिफोर मेकिंग अ पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रखने हैं, कौन सी कंपनीज, कौन से इंडस्ट्री के स्टॉक्स रखने हैं, उसको मतलब कैसे लाना है, क्या एनालिसिस करते हैं उसके पीछे, उसको जानते हैं। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच में ना एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसको वो फॉलो करते हैं, विच इज EIC फ्रेमवर्क। ठीक है, in analyzing the factors that impact the earnings of company, analysts consider the EIC framework, that is the economy, the industry and the company specific factors. So ये EIC framework में क्या करते हैं ना एनालिस्ट, वो ना पहले इकोनॉमी को पूरा चेक करते हैं कि इकोनॉमी में क्या दिखा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ होगा या इकोनॉमी किस लेवल पे ग्रोथ होने वाला है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री को एनालिसिस करते हैं कि वो इंडस्ट्री क्या है, सिक्लिकल है कि नहीं, या फिर ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रोथ देगा अगले 10 सालों में, 5 सालों में। और फिर उस अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो फिर कंपनी कौन सी है उसमें और उसके कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो ग्रोथ देंगे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी को किया जाएगा जब एनालाइज, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या एनालाइज किया जाएगा, इन्फ्लेशन को, जो जिसको हम महंगाई बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई के द्वारा चेंज होता रहता है उसको एनालाइज किया जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, जो आप सुनते रहेंगे ना अभी आजकल कि हमारा जीडीपी इस लेवल से इस लेवल पे ग्रो हुआ, एक्सपेक्टेड ये लेवल पे ग्रो होना, इस परसेंटेज से ग्रो होगा अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। सो ये देखा जाता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो फिस्कल के बारे में तो मैंने आपको बताया था, राइट, फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा एक्सपेंडिचर ऑलवेज इनकम से जितना कम रहे उतना बेटर हो। जैसे आप एक कॉमन इंसान का भी ऐसे ही होता है ना, कमाई से ज्यादा खर्च हो गया तो नुकसान होता है, करेक्ट, वैसे ही। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। सो जब भी है ना इकोनॉमी में कोई इंस्टेबिलिटी आता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा ग्रोथ नहीं दे पाते हैं एंड लोगों का वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाता है, लोगों के पास प्रॉफिट नहीं आ पाता है ज्यादा। ठीक है, फिर सेकंड आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री फैक्टर्स दैट आर रेलेवेंट इंक्लूड रेगुलेशंस दैट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ डिसीजंस ऑफ द कंपनीज। कुछ कुछ इंडस्ट्री के ऊपर ना रेगुलेशंस लगते हैं एंड बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ डिसीजंस को कंपनीज के। जैसे चाइना में ना क्या हुआ था, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है ना बैन लगा दिया गया था कि आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज उससे क्या हो रहा था ना, केमिकल इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था चाइना में, जिस वजह से क्या हुआ, वहां पे बैन लगा दिया गया। तो हुआ क्या, फिर केमिकल इंडस्ट्री की वहां धज्जियां उड़ गई और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट बेस्ट मतलब कंट्री थी जो केमिकल्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकती थी वो इंडिया हो गया और इंडिया को फायदा हो गया। सो आपको समझा रेगुलेशंस कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकता है। फिर सेकंड है लेवल ऑफ कंपटीशन। अभी एक ही इंडस्ट्री है, उसके अंदर कितनी भी मतलब कंपनीज हो सकती है और उसके अंदर कंपटीशन हो सकता है, राइट। तो कौन सी लेवल ऑफ कंपटीशन चल रही है वो भी एनालाइज करना जरूरी है। कौन कितना पीछे है, किस रीजन की वजह से पीछे, वो जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री है तो जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए वो रॉ मटेरियल्स उनको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अगर उसमें कभी भी प्राइस रॉ मटेरियल्स का प्राइस हाई हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस तो उसको बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे अभी आप ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई विल नॉट गिव इट इंडस्ट्री एनालिसिस वाला एग्जांपल, बट छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ कॉमन मैन के हिसाब से। अभी ना टमाटोज का प्राइस है ना अचानक से बढ़ गया, करेक्ट। सो क्या हुआ, डोमिनोज में टमाटोज डालना बंद कर दिया। अगर वो यूज कर रहे होते तो क्या होता, प्राइस बढ़ा के बेचते वो। ठीक है, उनको प्राइस नहीं बढ़ाना था पिज्जा का, इस वजह से उन्होंने क्या किया, टमाटोज नहीं डाला आपके पिज्जा में। तो देखा रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी कितना इंपैक्ट कर सकता है पिज्जा के प्राइस को, या फिर वो पिज्जा में वो चीज डाला ही नहीं गया। ठीक है, ऐसे ही रॉ मटेरियल्स इंपैक्ट करते हैं पूरी इंडस्ट्री को। एंड अदर इनपुट्स एंड सिक्लिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। सिक्लिकल नेचर का मतलब होता है कोई कोई इंडस्ट्रीज या कोई कोई कंपनीज सॉरी कोई कोई इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो सिक्लिकल नेचर की होती है, मतलब एक ही साइकिल के लिए चलेगी। जैसे 1 साल चलेगी फिर 1 साल नहीं चलेगी, या कुछ महीनों के लिए चलेगी फिर उसके बाद नहीं चलेगी। जैसे अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज क्या पूरे 12 महीने चलता है क्या, नहीं ना, बारिश में सबसे ज्यादा उसका कंजम्पशन होगा, करेक्ट, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा उसका सेल होगा। वैसे ही स्टील, आयरन, इनका भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, 3 साल में 4 साल में एक बार ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद फिर 2-3 साल शांत रहता है, तो इसको सिक्लिकल नेचर बोलते हैं। अगर आपको उस इंडस्ट्री का सिक्लिकल नेचर ही नहीं पता है तो फिर क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे और वो 2-3 साल तक वो पैसा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जानने के लिए। फिर आता है कंपनी एनालिसिस। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स इंक्लूड मैनेजमेंट एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर। उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, उसको अपना मतलब एक्सपीरियंस है, उसने कहाँ कहाँ काम किया, उसने आज तक क्या ग्रोथ दी है जिस भी कंपनी में उसने आज तक काम किया है। ठीक है, उसने कभी कोई फ्रॉड में फंसा है कि नहीं, कोई इंक्वायरीज चल रही है उनके ऊपर कि नहीं, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है उस कंपनी को लेकर, उनको कैसे बढ़ाना है, कितने साल में वो अचीव करेंगे, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है,
फिर आता है फाइनेंशियल पैरामीटर्स, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट शेयर्स एंड अदर्स। ये सारी चीजों का जब एनालिसिस होता है ईआईसी फ्रेमवर्क तब कंप्लीट होता है और तब पता चल पाता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी उस इंडस्ट्री से खरीदना और पोर्टफोलियो में डालना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है ताकि आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर किया जा सके। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनको एग्जाम्स देके पास होना पड़ता है और तभी वो उनको हायर किया जाता है। एंड उसी रीजन की वजह से वो चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो जो आपको लग रहा है वो इसलिए लग रहा है बिकॉज वो इतना सारा एनालिसिस करके आपके लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अभी जो आपने ईआईसी फ्रेमवर्क देखा ना, तो उसमें ना दो टाइप का अप्रोच होता है, तो समझते हैं कि करके। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, ईआईसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी को ना दो अप्रोच से एनालिसिस किया जा सकता है। बहुत लोग फॉलो करते हैं टॉप डाउन अप्रोच और बहुत लोग फॉलो करते हैं बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है ना, सबसे पहले ना ब्रॉडर एस्पेक्ट को ये किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जो कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद अगर इकोनॉमी का अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है तो इकोनॉमी कौन से इंडस्ट्री को फेवर करने वाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा लग रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा फेवरेबल होने वाला है, ठीक है, या स्टार्टअप इंडस्ट्री को अच्छा फेवरेबल होने वाला है। सो फिर लोग फिर उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा एनालाइज करना शुरू करते हैं, राइट। तो इकोनॉमी के बाद फिर इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, फिर आ गया कंपनी को एनालाइज करते हैं और फिर उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में जो बेस्ट कंपनी है उसके ऊपर स्टॉक पे प्राइसिंग पे मतलब बोलते हैं खरीदा जाता है। तो ये क्या हो गया, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप में इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी, मतलब ऊपर से नीचे आया गया है। अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, पहले कंपनी को एनालाइज किया जाता है। समझो कोई कंपनी आपको अच्छी लगी, अच्छा आपको लग रही है कि ग्रोथ दे सकती है, तो आप कंपनी को एनालाइज कर लिया, आप उसको मैनेजमेंट की आपकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत सही लग रहा है आपको, तो सोचा चलो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। फिर उसके कॉम्पिटिटर्स में भी आपको वो कंपनी अच्छी लगी, तो अब आप क्या करोगे, उसकी इंडस्ट्री के एनालिसिस करोगे। ये कंपनी तो मेरे को समझ में आई, बट क्या ये इंडस्ट्री ग्रो होगी अगले 5 साल में, तभी तो हमारी कंपनी को भी कुछ फायदा होगा ना, जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और क्या वो इंडस्ट्री को इकोनॉमी फेवर करेगा, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो फेवर करेगा। सो आई होप ये समझा आपको टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच दोनों भी फ्रेमवर्क से, दोनों भी अप्रोच से इस एआईसी फ्रेमवर्क को एनालाइज किया जाता है बाय फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट। और ये आप खुद भी कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको अपना हार्ड अर्न मनी लगाना तो ये अगर आप कर सकते हो तो एक ही 2-3 बार करना होता है इसको, और उसके बाद क्या 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आप चेक करते रह सकते हो। एक बार आपने कर दिया तो ज्यादा टाइम लगेगा, बाद में तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट यस, डेफिनेटली आपके पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है जितना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट के पास अवेलेबल होता है। बट हाँ, अगर आप चाहो तो आप भी ये सब डेटा अवेलेबल करा के अपने लिए रिसर्च कर सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी स्कीम्स की बात कर लिया, चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट फंड्स। रियल एस्टेट फंड्स को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके परफॉर्मेंस को। सबसे पहला था इकोनॉमिक सिनेरियो। इकोनॉमी है ना गाइस, हर एक फंड, हर एक स्कीम को ना इम्पैक्ट करता है, हर मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल मार्केट को कभी भी इकोनॉमी के टर्मोइल से प्रॉब्लम नहीं होती है। इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो हर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, इकोनॉमी खराब परफॉर्म करती है तो हर मार्केट को कहीं ना कहीं खराब परफॉर्म करना ही पड़ता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या होता है, टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमी लाइक रिसेशनरी सिचुएशन, people prefer to postpone real estate purchases and as a consequence real estate prices weaken। अब रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशनरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि ना इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो ना पैसे बोरो करना तो इतना अभी ज्यादा वो नहीं है। प्लस रिसेशन जब आता है ना तो जो कंपनीज होती है ना वो जॉब कट्स करती है या सैलरी कट्स करती है, जिस वजह से ना लोगों का या तो जॉब चला जाता है या तो सैलरी नहीं बढ़ रही होती है या सैलरी कट जाती है, कट होने के आने लगती है। तो जिस वजह से ना लोगों के पास है ना इतना पैसा नहीं होता है कि लोग जाके रियल एस्टेट में परचेजिंग करें। इस वजह से क्या होता है, जब कोई चीज की डिमांड ही नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रियल एस्टेट का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे फिर इकोनॉमी अच्छी होने लगती है, इंप्रूव होने लगती है, रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर चला जाता है एज ऑल्सो टू टेंड टू कीप पेस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोविड का टाइम कैसा था, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे है ना रियल एस्टेट के प्राइसेस थोड़ा सा वीक हो गए, ठीक है। और उसके कुछ ही टाइम बाद जब वापस से इकोनॉमी खुलना शुरू हो गया ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रियल एस्टेट के प्राइसेस फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हो गए और काफी ज्यादा भी बढ़ गए। सेकंड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पैक्ट करता है, अच्छा खासा फैक्टर्स, ये एक अच्छा फैक्टर है जो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है रियल एस्टेट का। क्योंकि ना आपके जब आजू बाजू में, समझो आपका एरिया, वहां पर आपका एक फ्लैट है, राइट, और उसके आजू बाजू में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वहां के रियल एस्टेट का पूरा एरिया का है ना प्राइस बढ़ने लगता है। तो मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में एक जगह रहता हूँ जहां पर हमारा जो फ्लैट है वो अराउंड 12 साल 13 साल पुराना है, ठीक है। वो जो हमारा बिल्डिंग है उस 12 से 13 साल पुराना है। तो अब क्या हुआ है ना, रोड्स वगैरह एकदम अच्छे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और ना अब क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल से वहां पर मेट्रो बनना शुरू हो गया और ना 2024 तक मेट्रो का इनॉग्रेशन वगैरह हो जाएगा। 2024 के स्टार्टिंग में मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे घर से 2 to 3 मिनट्स मेट्रो का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो एक फायदा ये हो गया जिसकी वजह से क्या होगा, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है
होगा क्या, हो रहा है, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है। प्लस अभी हमारे सामने ना एक प्लॉट पूरा खाली है जिसपे ना सनटेक करके एक ब्रांड है, ठीक है, उन्होंने अपना एक ना 22 माले या 27 माले का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है एंड दे आर सेलिंग अराउंड 1 करोड़ 25 लाख में ये 2 BHK का फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इतना हाई कर दिया है प्राइस, प्लस वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से डेवलप हो रहा है कि है ना हमारे बिल्डिंग्स के और आजू बाजू जितना भी बोलते हैं ना एरिया का प्राइसिंग है ना बिल्डिंग्स का, वो सब बढ़ चुका है। तो रियल एस्टेट का प्राइसिंग एकदम इसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई होप ये आप समझे इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है रियल एस्टेट के प्राइसेस को। थर्ड आता है इंटरेस्ट रेट्स। व्हेन मनी इज चीप एंड इजीली अवेलेबल मोर पीपल बाय रियल एस्टेट, ठीक है। सो अब एक एग्जांपल देता हूँ कोविड का ही। कोविड के टाइम क्या हुआ ना कि है ना सब कुछ बंद था और जब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ ना तो इंटरेस्ट रेट गिराया गया था भाई आरबीआई, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, होम लोन्स वगैरह है ना सस्ते में अवेलेबल थे। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है ना तो ज्यादा लोगों के पास ना अवेलेबिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है पैसे का, मतलब आप सस्ते दाम पे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे क्या कर सकते हो, पैसे उठा सकते हो मार्केट से। तो ऑटोमेटिकली होगा जब सस्ते दाम पे इंटरेस्ट रेट पे लोग पैसे ज्यादा उठाएंगे, बैंक से लोन ज्यादा अप्लाई करेंगे और उनको सैंक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो रियल एस्टेट खरीदने के लिए उठा रहे होंगे, करेक्ट। सो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ता है। बट वही होता है अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो फिर अब क्या करेंगे, लोन लोग ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि अब अगर 10%, 9%, 10%, 11% पे होम लोन मिल रहा है जो कि 6-7% पे मिल रहा था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब लोगों को महंगे इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है होम लोन। तो लोग अवॉइड करते हैं उस टाइम पे होम लोन वगैरह लेना, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, रियल एस्टेट मार्केट जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिमांड उसका कम हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड फंड्स। अब गोल्ड तो अब सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो आजकल इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट असेट है हमारे लिए ये, क्योंकि इंडिया में हर घर में गोल्ड होगा ही होगा, कुछ हो ना हो, ठीक है, लोग खरीदते ही है। सबसे पहला ग्लोबल प्राइस ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज सीन एज अ सेफ हेवन एसेट क्लास, ठीक है। गोल्ड को ना सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास माना जाता है, क्योंकि है ना जब कुछ भी हो पूरे दुनिया में ना, गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसका है ना कभी भी बोलते हैं ना डाउनफॉल नहीं आया है आज तक, और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए ना इक्विटी डेट ये कुछ भी काम नहीं आता है, सबसे सेफ हो जाता है वहां पर गोल्ड, ठीक है। सो गोल्ड इज सीन एज अ सेफ हेवन एसेट क्लास, और इंडिया में कुछ ज्यादा ही। देयरफॉर व्हेन देयर इज अ whenever there is a political और इकोनॉमिक टर्मोइल, तो इकोनॉमी में जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना तो गोल्ड प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। गोल्ड प्राइसेस क्या है ना कि एक आपके लिए समझ जाइए अल्टरनेटिव है आपको बचाने के लिए, ठीक है। जैसे जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइसेस शूट क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है। जब स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होता है ना तो लोग अपना पैसा ना स्टॉक मार्केट से निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर उनके पास जो पैसा ना वो क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट से जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकाल लेंगे और गोल्ड में डाल देंगे, क्योंकि उनको वो सेफ लगता है, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइस शूट होता है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्टली काम करते हैं, उनको पता है कि अभी स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो चलो गोल्ड में थोड़ा सा पैसा डाल डाल देते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस शूट होने वाला है, ठीक है, फिर वहां से भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, और वैसे ही फंड मैनेजर्स इन चीजों का यूज करते हैं। और ऐसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होता है, जब आपको पता नहीं होता कि आपके स्टेट में या सेंटर में कौन मतलब पीएम बनने वाला है या कौन सी पार्टी आने वाली है, तो उस टाइम पे भी गोल्ड के प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं, ठीक है। अब मोस्ट कंट्रीज होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इन गोल्ड। बहुत सारी कंट्रीज है ना अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो रखती है ना इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ही रखती है। आपने अगर मनी हाइस्ट मूवी देखी होगी, तो मनी हाइस्ट का जब आपने पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें आपने क्या देखा था, एक पूरी अंडरग्राउंड वो था, बोलते हैं ना लॉकर टाइप का था, जिसके अंदर पूरा गोल्ड रिजर्व्स रखा गया था, राइट। सो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज मोस्टली रखती है अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, क्योंकि पैसा रखना मतलब उतना फायदेमंद नहीं रहेगा जितना गोल्ड रखना फायदेमंद रहेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी आप उसको निकाल के पैसा जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, जिसको हम इंडियन मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। और जब आईएमएफ के पास लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड है और जब वो मार्केट में बेचने आते हैं ना रिजर्व गोल्ड को, तो क्या होता है, गोल्ड का प्राइसेस है ना गिरने लगता है, क्योंकि वो हेवी क्वांटिटी में बेचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस वीक हो जाता है। और परचेजेस ऑफ गोल्ड में लार्ज कंट्रीज टेंड टू पुश अप द प्राइस ऑफ गोल्ड। सो जब बड़ी बड़ी कंट्रीज गोल्ड को परचेज करती है ना तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ गोल्ड भी ऊपर जाता है। जैसे अभी इंडिया, चाइना, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में है ना गोल्ड को खरीदते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द रूपी। फॉल ऑफ रूपी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गोल्ड प्राइसेस एज नाउ द बायर नीड्स मोर मनी टू बाई सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। सो क्या होता है ना, जब करेंसी, जब हमारा रूपी है ना इंडियन रूपी, जब वो ना थोड़ा सा वीक होता है, फॉल आने लगता है उसमें ना, तो ऑटोमेटिकली होता है, वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है ना उसका प्राइस है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब ना बायर को है ना ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ठीक है, ज्यादा करेंसी चाहिए रहेगा वही सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड को बाई करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड जब
रुपी है ना स्ट्रेंथन होना शुरू होता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गोल्ड का प्राइस नीचे आने लगता है, क्योंकि इस बार है ना कम पैसा चाहिए होगा सेम क्वांटिटी बाई करने के लिए। तो इसको अगर सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ आपको रिमेंबर करना है, तो जब रुपी वीकेंड्स गोल्ड प्राइसेस गो अप, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, रुपी वीकेंड्स गोल्ड प्राइसेस गो अप, रुपी स्ट्रेंथन्स गोल्ड प्राइसेस गो डाउन। सो ये बस इतना चीज आपको याद रखना है। मेजर्स ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। सो हम लोग बचपन में ये चीज पढ़े थे और वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हमको वो इन्वेस्टमेंट, समझो अभी आपने ना 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो 110 रुपए हो गया एक साल के बाद, ठीक है। तो आप उसको सिंपल रिटर्न के थ्रू निकाल सकते हो सबसे पहले, ठीक है। और फिर अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आपने 100 रुपए डाला, ठीक है, वो 110 हो गया एक साल के बाद, फिर उसको आपने रहने ही दिया, ठीक है। तो अब वो है ना 120 रुपए हो गया, फिर उसको भी आपने रहने दिया, फिर 120 से वो 150 रुपए हो गया, तो 3 साल के लिए आप इन्वेस्टेड हो। तो वहां पर सिंपल रिटर्न से अगर आप निकालने जाओगे तो फिर गलत आ जाएगा आंसर, करेक्ट, क्योंकि आपको जानना है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या था उसमें, कंपाउंड रिटर्न आपको क्या मिला, ठीक है। तो उस टाइम पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वही हम समझने जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। आपको ये ऑलरेडी पहले से आता है, बिकॉज अपने स्कूल में पढ़ा था ये चीज, लेकिन एक बार वापस से रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला था सिंपल इंटरेस्ट। अब समझ लीजिए कि एक ना इन्वेस्टर है, उसने ना एक स्कीम में इन्वेस्ट किया था जब एनएवी 12 रुपए का था। एनएवी हमारा क्या था, पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम का प्राइस, ठीक है। एनएवी हमारा प्राइस है, म्यूचुअल फंड के पर यूनिट का प्राइस है। सो 12 रुपए पे इन्वेस्ट किया, बाद में जाके ना 6 महीने के बाद वो 12 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गया एनएवी, ठीक है। तो अब आपको अगर पूछा जा रहा है कितना रिटर्न हुआ, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है गाइस, लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो लेटर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितना हमने इन्वेस्ट किया, लेटर वैल्यू का मतलब वो कितने से कितना हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय 100। इट्स वेरी इजी गाइस, याद रखिएगा। लेटर वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ दिस 15 रुपीज हमारा लेटर वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमारा 12 है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो 15 माइनस 12 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 25%। तो हमारा सिंपल रिटर्न क्या है, 25% का। इट्स वेरी इजी, बस ध्यान में रखना है, लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, व्हिच गिव्स अस सिंपल रिटर्न। ऐसा ही आता है एनुअलाइज्ड रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न में भी हम सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनुअलाइज्ड रिटर्न में क्या होता है ना, सिंपल एक एनुअल निकालना है हमें कि एनुअल रिटर्न हमें कितना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं ना, एक साल का रिटर्न निकाल रहे हैं। तो सिंपल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न इन मंथ्स। पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न हमारा यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमारे को 6 महीने के अंदर 12 रुपए से 15 रुपए हुआ था ना, तो हमने उसका रिटर्न निकाला था सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल रिटर्न में। तो लेकिन अब हमें ना एनुअलाइज रिटर्न निकालना है, साल का रिटर्न निकालना है। 6 महीने का तो हमें पता चल गया 25% आया था, बट अगर हम साल का रिटर्न निकाले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न हमारा क्या था 25, तो 25 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 12, बिकॉज हम एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं, मतलब 12 महीने, डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न। पीरियड का मतलब क्या होता है, मंथ्स, कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड थे। तो यहाँ 6 है, राइट, तो यहाँ पर 6 डाल दे, तो 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 50%। तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न 50% हुआ। एंड ये लॉजिक बनता है, राइट, क्योंकि 6 महीने में अगर हमें 25% रिटर्न मिला है सिंपल रिटर्न के थ्रू, तो एनुअलाइज रिटर्न 50% हुआ। सो इट्स वेरी इजी। तो आपको कभी भी कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछे तो घबराइएगा मत। फिर आता है हमारा थर्ड वन, विच इज कॉल्ड एट कंपाउंडेड रिटर्न, जो हमें स्टॉक मार्केट या हमारे जब भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, विच इज कॉल्ड एज कंपाउंडेड रिटर्न, जिसको हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से जज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लेटर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1, ठीक है। तो लेटर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब ये जो लेटर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू रहेगा, उसके ऊपर जो पावर लगेगा उसके ब्रैकेट में 1:n 1/n आएगा, ठीक है। और लेटर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू के जो बाजू में होगा वो -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, पीरियड इन ईयर्स, मतलब यहाँ पर है ना n जो हम ले रहे हैं वो बोलते हैं ईयर्स को ले रहे हैं, ठीक है। पीरियड का मतलब होता है ना एक टाइम पीरियड, उसको हम ईयर्स में लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है, लेटर वैल्यू है ना 4000 है, इनिशियल वैल्यू 1000 है, और नंबर ऑफ बोलते हैं ना टाइम पीरियड है 2 साल, ठीक है। मतलब 1000 रुपए जो इन्वेस्ट किया गया था 2 साल में, वो 4000 रुपए हो गया, मतलब लेटर वैल्यू 4000 हो गया, इनिशियल वैल्यू 1000 था, ठीक है। तो चलो फिर इजीली फॉर्मूला लगाते हैं। तब कंपाउंडेड रिटर्न में हम क्या करेंगे, लेटर वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 1000 रेज टू 1/2। क्योंकि नंबर ऑफ एन यहाँ पर क्या था, पीरियड ऑफ इयर्स था ना, तो यहाँ पर 2 इयर्स है, तो 1/2 -1। तो हमारा 4000 डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम करेंगे तो 4 आएगा, रेज टू 1/2, ठीक है। तो वो आएगा 2 आएगा, सॉरी। और जब हम उसको -1 से ये कर लेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा, जिसको हम परसेंटेज के फॉर्म में चाहते हैं, तो 100% आ गया, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें मिल गया। अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता क्या है,
it is the rate of return that would require for an investment to grow from its initial value to ending value, assuming the profits were reinvested at end of each year of the investment's lifespan. तो यहाँ पर भी सेम हुआ, राइट? क्योंकि जब 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो एक साल बाद कुछ रिटर्न्स बना होगा, राइट? उसको निकाला नहीं गया होगा, ठीक है, उसको उधर ही रहने दिया गया होगा, तो समझो 1000 रुपए ना 2000 रुपए हो गया था, उसको भी निकाला नहीं गया, तो अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट है 1000 रुपए का और 1000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था वो री इन्वेस्टेड हो गया, तो अब वो 2000 जो शायद 4000 हो गया 2 साल में, दूसरे साल में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर CAGR का यूज होगा, सिंपल रिटर्न का यूज नहीं होगा या एनुअलाइज्ड रिटर्न का यूज नहीं होगा। मेजर्स ऑफ रिस्क, तो अब चलिए कुछ रिस्क कैसे मेजर करते हैं ना, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उसके, कुछ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये सब चीजों को समझते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम या कोई स्टॉक में रिस्क कैसे मेजर कर पाए हम, ठीक है। तो सबसे पहला आता है वेरिएंस। वेरिएंस मेजर्स द फ्लक्चुएशन इन अ पीरियोडिक रिटर्न्स ऑफ अ स्कीम एज कंपेयर टू इट्स ओन एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो समझिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी एक स्कीम से कि वो ना 12% का, या कोई स्टॉक से कि वो 12% का रिटर्न देगा, ठीक है। एंड है ना, जब आप नोटिस कर रहे हो तो एवरेज रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया था 5 साल में कि ये 12% का देगा, ठीक है। और ना एवरी ईयर आप नोटिस कर रहे हो कि उसमें 8% कभी आ जा रहा है, फिर कभी चला जा रहा है 13%, कभी 11%, कभी 15%, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है ना, जो आपने 12% सोचा था उससे कम ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो ना उसको जब आप कंपेयर करोगे आपके जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तब आता है वेरिएंस, पता चलता है क्या कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सो ना जो फॉर्मूला अभी मैंने रेड में दिया है ना, ये है ना आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। पीरियोडिक रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, जो पीरियोडिक रिटर्न आया होगा माइनस एवरेज रिटर्न जो आपने एक्सपेक्ट किया था, रेस टू 2 डिवाइडेड बाय n-1, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब MS एक्सेल में अगर आपको यही चीज निकालिए जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सो इट्स वेरी सिंपल। कोई भी फॉर्मूला जब एक्सेल में आप स्टार्ट करते हो तो वो इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट होता है, तो इज इक्वल टू VAR, वेरिएंस का मतलब VAR यहाँ पर शॉर्ट में लिखा जाएगा। एंड जो ब्रैकेट ओपन करना है उसके बाद है ना आपके पास ना एक टेबल होगा जिसके अंदर आपको पीरियोडिक रिटर्न्स दिए होंगे, समझो 5 साल का 10 साल का आपको पीरियोडिक रिटर्न्स दिया है, तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू VAR, ब्रैकेट ओपन, वो सारे रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर पीरियोडिक रिटर्न्स कैलकुलेट किया गया है, एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो आपको आपका वेरिएंस मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क है, ठीक है। सेकंड आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एकदम एग्जैक्टली वेरिएंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा है ना, बोलते हैं ना हेवी चीजें पता चलती है कि रिस्क कितना ज्यादा हेवी है, तो लाइक स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मेजर्स द फ्लक्चुएशन इन पीरियोडिक रिटर्न्स ऑफ ए स्कीम इन रिलेशन टू इट्स ओन एवरेज रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब यहाँ पर है ना, वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लग जाएगा, वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्या होता है, अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न्स एंड ग्रेटर रिस्क। अगर आपको हाई स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो स्कीम है उसमें बहुत हाई वॉलेटिलिटी हो रही है उसके रिटर्न्स में, एंड जिसके वजह से आपको ये भी समझ जाएगा कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये ज्यादा करके देखने आपको मिलेगा सेक्टरल स्कीम्स में, ठीक है। अब अगर इसका MS एक्सेल का फॉर्मूला आप निकालने जाओगे तो इट्स वेरी इजी, इज इक्वल टू STDEV। ST है स्टैंडर्ड, DEV है डेविएशन, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पीरियोडिक रिटर्न्स का जो सेल्स रेंज ऑफ सेल्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड फिर उसको ब्रैकेट ऑफ करके मतलब बंद करके आपको एंटर दबा देना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है इसका मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा है रिटर्न्स में, एंड आपका रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है। सो ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। सो मुझे जहां तक लग रहा है ना, एग्जाम्स में ये फॉर्मूलाज आपको इसके लिए नहीं पूछे जाएंगे जो 10th चैप्टर में, आपको इसका मतलब पूछा जा सकता है या इसको कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, मतलब इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मे भी आपको पूछा जा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द डैश रूट ऑफ वेरिएंस, तो आपको याद रखना है स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपको पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डैश, तो आपको उस टाइम पे याद रहना चाहिए वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, तो याद रखना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भाई भाई है। फिर थर्ड वन आता है बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बीटा बहुत ज्यादा यूज भी होता है। सो यहाँ पर क्या होता है ना, कंपैरिजन एक अलग ही चीज के साथ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा मेजर द फ्लक्चुएशन इन पीरियोडिक रिटर्न्स इन अ स्कीम एज कंपेयर टू द फ्लक्चुएशन इन पीरियोडिक रिटर्न्स ऑफ अ डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द मार्केट ओवर द सेम पीरियड। मतलब समझो, अभी एक स्टॉक इंडेक्स ले लेते हैं जो डाइवर्सिफाइड है, समझ लीजिए निफ्टी 50 को ले लीजिए। अभी निफ्टी 50 में क्या है, टॉप 50 कंपनीज है जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है मार्केट को, राइट। अगर टॉप 50 कंपनीज में कोई हलचल होती है, अगर निफ्टी थोड़ा नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो समझ जाते हैं हम कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। उसी को ना हमें किससे मेजर करना है, जिस स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया। तो समझो आपने एक लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट किया है जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, उनका पीरियोडिक रिटर्न्स को आपको निफ्टी 50 के साथ जो स्टॉक इंडेक्स उसको आप उसके साथ आप क्या करोगे,
मेजर करोगे ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर आपने निफ्टी 50 को देखा है 5 साल के लिए, तो आपका जो पीरियोडिक रिटर्न होना चाहिए वो भी 5 साल का होना चाहिए। उसके बेसिस पे जो बीटा आएगा उसको आप कंपैरिजन करोगे तभी आपको बीटा मिलेगा, ठीक है। सो द डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्स बाय डेफिनेशन हैज अ बीटा ऑफ 1, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड जो स्टॉक इंडेक्स होगा उसका बीटा हमेशा 1 होता है डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो हमारा बेंचमार्क बन गया एक तरीके से कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज या स्कीम्स जिसका बीटा मोर देन 1 रहेगा ना, तो उसको हम मोर रिस्की मानेंगे देन द मार्केट। मतलब जो हमारा मार्केट है जिसको हम स्टॉक इंडेक्स बोल रहे हैं यहाँ पर निफ्टी 50, अगर उसमें हमारा कंपैरिजन करते वक्त बीटा 1 से ज्यादा आया, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे जिस स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया है उसमें क्या हो रहा है, रिस्क ज्यादा है मार्केट के निफ्टी 50 से। और अगर बीटा कम आया तो इसका मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि निफ्टी 50 से कम रिस्क वाला हमारा स्कीम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक रिटर्न्स। बस ये बहुत सिंपल है। अब बीटा का ना फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 11th या 12th चैप्टर में ना शार्प रेशियो, बीटा, ये सब के फॉर्मूलाज के वहां पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, डबल डबल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक ना वेरिएबल्स का भी एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, सो दैट आप है ना सारे वेरिएबल्स जितने भी होते हैं ना फॉर्मूलाज वगैरह, उसका प्रैक्टिस एक वीडियो में कर पाओ। फिर आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। Modified duration measures the sensitivity of value of a debt security to changes in the interest rate. आपको अगर याद होगा ना गाइस, तो हमने ना लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेट फंड्स को है ना इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होते हैं वो इनडायरेक्टली। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं मतलब डेट फंड्स में जो सिक्योरिटी होते हैं उसका प्राइस क्या गिरता है, और वाइसा वर्सा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर इंटरेस्ट रेट में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेट पोर्टफोलियो में उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हायर इज द इंटरेस्ट सेंसिटिव रिस्क इन अ डेट पोर्टफोलियो। बस ये इतना ही जानने की जरूरत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। और मैं एक और चीज आपको बताना भूल गया गाइस, सॉरी, वेरिएंस और जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन लास्ट स्लाइड में देखा ना, वो आता है, हमने याद है आपको 10th चैप्टर का जब पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे, तो हमारा जो एमसीक्यू के जस्ट पहले वाला स्लाइड था, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर आपको याद हो, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या कर रहा था, कंपनीज के रिस्क के बारे में था, लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क था वो किसके बारे में था, इकोनॉमी के रिस्क के बारे में था, राइट। तो बीटा जो है ना वो इकोनॉमी के रिस्क के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो हमारा कंपनीज के बेसिस पे था वो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। सो ये यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो। अब एमसीक्यू टाइम आ गया है, तो आपका एमसीक्यूज पे पूरा फोकस करना है गाइस। प्लीज एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं राइट, उसके ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, राइट, 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा से पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 एमसीक्यूज वाला एक वीडियो बनाएंगे उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, हर वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, अटेंड कीजिए, ठीक है, एंड फिर एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस ट्रैक्स द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा related to trading in the security? ऑप्शन ए फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन बी टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन डी सिचुएशन एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेक्निकल एनालिसिस। यस गाइस, टेक्निकल एनालिसिस में क्या था, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा, वो जो पास्ट बिहेवियर होता है ना प्राइसेस का, उसको और वॉल्यूम डेटा को कंसिडर करके ही है ना एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल लगाया जाता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसका एक बोलते हैं ना प्रेडिक्शन, बोलते हैं स्पेकुलेशन किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में क्या था, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ये सारी चीजों का एनालिसिस करके एक फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्कीम ए व्हेन द स्कीम्स एनएवी वाज 120 पर यूनिट, एनएवी का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्कीम, द इन्वेस्टर रिडीम्ड द इन्वेस्टमेंट्स एट एनएवी ऑफ 135, कैलकुलेट द सिंपल रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं है, इसका मतलब क्लियरली हमें सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालने वाले हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर लेटर वैल्यू है 135 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100। तो 135 माइनस 120 कितना आएगा, 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100, तो कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर गाइस, 12.50%। क्वेश्चन नंबर 3, risk can be measured by dash, ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी वेरिएंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अभी हमने जस्ट पढ़ा था गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस होता है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए हो जाता है, जहां पर कंपनीज के बारे में हम कर रहे हैं, और बीटा जो होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर आ जाता है, जो इकोनॉमी के बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a measure of fluctuation in periodic returns in an equity mutual fund scheme? Option A Sharpe ratio, option B variance, option C modified duration, option D Jensen's alpha। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेरिएंस। अभी हमने जाना था राइट, वेरिएंस क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन द पीरियोडिक रिटर्न्स एज कंपेयर टू आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, करेक्ट। सो वेरिएंस। और अगर यहीं पर पूछा होता कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज मेजर्ड बाय डैश। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी शार्प रेशियो, ऑप्शन सी ट्रेन्योर रेशियो, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। And the correct answer is option D, both B and C. Question number 6. Dash style is an approach of picking up stocks which are priced lower than their intrinsic value based on fundamental analysis. Option A growth investment, option B value investment, option C top down, option D bottom up. And the correct answer is option B value investment. Value investment में क्या होता है guys, हम intrinsic value से भी नीचे होता है वो प्राइस स्टॉक का, और उस वक्त खरीदा जाता है, इसी वजह से उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही होगा प्राइस, बिकॉज वहां पर क्या है ना, ऑलरेडी पी रेशियो वगैरह हायर होगा, क्योंकि वहां पर एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं लोग कि ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है इस कंपनी के स्टॉक में, हेंस उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7, dash style entails investing in high growth stocks, that is stock of companies that are likely to grow much faster than the market. Option A value investment, option B growth investment, option C top down, option D bottom up। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आप लोग ने एमसीक्यूज में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें और भी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टोटल 12 चैप्टर है, तो 12 वीडियोस आएंगी विद एमसीक्यूज। आप वीडियोस देख सकते हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी आपके NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना बड़ा PDF पढ़ने से अच्छा है कि वो हमारे वीडियोस देख लें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा उनके दिमाग में अच्छे से इमेजिनरी बन जाएगा, ताकि वो MCQs इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।